All right, so good morning everyone. Yes, very good morning to all of you. Okay, तो previous class में हम discuss कर रहे थे about the air masses and today we are going to start with air mass. First we will deal with that, then we will talk about the fronts. फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप के मैपिंग की और उसको हम आज completely finish it off करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. जैसे हमने बात की थी एयर मासेस की, तो हम ये जानते हैं कि हाउ डू दीज एयर मासेस गेट फॉर्म्ड, कहाँ कहाँ पे इन एयर मासेस का फॉर्मेशन होता है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट दीज एयर मासेस, वी नो अ फैक्ट दैट एयर मास इज समथिंग, एयर मास जो होते हैं, एयर मास इज समथिंग which is a very huge parcel of air which is three dimension in nature and is extending from surface till tropopause. तीन चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से समझना. पहला, this is a very huge parcel of air which is extending from surface till the tropopause and there is little variation in the horizontal properties of the air parcel, such as when we will talk about temperature, when we will talk about humidity. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जब हम बात करेंगे, देयर विल बी वेरी लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एयर मासेस. ऑल राइट, ठीक है. अब बात करते हैं इस एयर मास की, और हमने ये सोचा कि कभी कोई एक एयर पार्सल जब किसी भी एक सरफेस पे आके स्टेबलाइज होता है, तो इवेंचुअली 10 से 14 दिन तक रुकने के बाद वो एयर पार्सल उस सरफेस की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने लगता है. व्हेन दैट एयर पार्सल एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सरफेस, द वन थिंग दैट इज नेसेसरी हियर इज टू अंडरस्टैंड कि उस एयर पार्सल को वहां पे कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा. फॉर दैट what is required? Requirement is of stability. Condition of stability must be there. अगर किसी एक जगह पे कन्वेक्टिव करंट्स यानी कि बहुत ज्यादा कन्वेक्शन हो रहा है, तो इवेंचुअली वो एयर मास वहां पे स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, एंड वहां पे एयर पार्सल अगर स्टेबल नहीं होगा तो एयर मास का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. ठीक है. कलर कोडेड ऑफ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे. बट अब एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये एयर मासेस कहां कहां पे डेवलप होते हैं. तो प्राइमरी थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दिस इज अ वेरी ह्यूज पार्सल ऑफ एयर. दिस सरफेस इज होमोजीनियस सरफेस. Along with homogeneous surface, the surface is also isotropic in nature. आइसोट्रॉपिक का मतलब यहां पे किसी तरीके का कोई और लैंडफॉर्म नहीं है, एकदम वास्ट सरफेस है, होमोजीनियस सरफेस है. और इस होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक सरफेस के ऊपर जो भी एयर पार्सल आके रुकेगा, सबसाइड होगा, सब्सिडेंस होगा, उस सब्सिडेंस के कारण कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी डेवलप होगी. और कंडीशन ऑफ अगर स्टेबिलिटी होगी तो ये एयर मास जो है, जो ये एयर पार्सल है, ये एयर पार्सल यहां पे इस सरफेस की प्रॉपर्टी को क्या करने लगेगा, एक्वायर करने लगेगा. जब इस प्रॉपर्टी को वो एक्वायर करेगा तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे एयर पार्सल के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक जैसी होगी. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. अब एक बात समझो थोड़ा इत्मीनान से. जब भी हम बात करते हैं ना कि प्रेशर जो है, जब भी हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि पूरा एयर पार्सल नीचे आके गिर रहा है. ठीक है. उसके बाद जब ये पूरा का पूरा एयर पार्सल नीचे आके गिरेगा तो स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी. फिर उसके बाद यहां पे हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होगा. और जहां पे हाई प्रेशर्स होते हैं, जहां पे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी होती है, वहां पे एयर मास का डेवलपमेंट होता है. अब एक बात बहुत गौर से मेरी सुनना, ऐसा नहीं है कि एयर मासेस कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं. एयर मासेस के लिए हमने कंडीशंस देखी, उनके डेवलपमेंट के लिए पहली कंडीशन थी कि बहुत बड़ा वास्ट होमोजीनियस सरफेस होना चाहिए.
बिल्कुल सही बात है। आइसोट्रॉपिक का मतलब है ऐसा नहीं है उस सरफेस के बीच में कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं रिवर्स हैं, कहीं वैलीज हैं, एकदम प्रॉपर सेम टोपोग्राफी वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइसोट्रॉपिक का मतलब टोपोग्राफी इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस है, टोपोग्राफी सेम है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट यहां पे आता है, देयर इज वेरी लेस प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल विंड्स। ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। और चौथा, ऐसा होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी वहां पे डेवलप करनी चाहिए, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी वहां पे डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद एटमॉस्फेरिक जो है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए। फिर कन्वेक्शन नहीं होना चाहिए, कन्वेक्शन का मतलब ऊपर नहीं उठना चाहिए। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड एंड फ्रिक्शन, मतलब यह है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर विंड में बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी है, अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या वहां पे एयर मास बन पाएगा? नहीं। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो यस, फ्रिक्शन ज्यादा है। ये एक मेजर एस्पेक्ट है यहां पे कि अगर जो फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन होगा तो कंपैरेटिवली विंड वेलोसिटी कम होगी, और विंड वेलोसिटी कम होगी तो वहां पे एयर मास का डेवलपमेंट हो पाएगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। मैं अब तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अब तुम्हें इतना समझ में आने लगा है, यू आर नाउ हैविंग द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विद मी। ठीक है, जिसमें जो चीजें मैं बोलता हूं अब इतना समय हो गया हमें एक दूसरे के साथ कि समझ में आ जानी चाहिए चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद मैं बहुत यस, थार डेजर्ट पे एयर मास बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, आगे बढ़े मेरे दोस्तों। अरे इतनी बार तो बता दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड एंड फ्रिक्शन। अरे काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, फ्रिक्शन अगर अवेलेबल ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। चलो, अगर अब हम बात करते हैं कि किसी भी एक जगह पे, देखो एयर मास के लिए हम ये सारी कंडीशंस देख चुके हैं। अब तुम मुझसे ये सवाल मुझसे नहीं पूछोगे कि सर कहां पे एयर मास बनेगा, कहां पे एयर मास नहीं बनेगा। उसका कारण यह है कि एयर मासेस वहां पे फॉर्म होंगे जहां पे ये सारी कंडीशंस उनको अवेलेबल हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि पहली कंडीशन, पहला जो चीज है, मैं दोबारा से एक बार पूरा फुल फ्लेजेड तरीके से एयर मास को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लेना मेरे साथ, इसके बाद दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, अब एक बात समझें, एयर मास क्या होता है? एयर मास इज अ वेरी बिग पार्सल ऑफ एयर, बहुत बड़ा पार्सल है एयर का, जहां पे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं टेम्परेचर प्रेशर की। और अगर हम बात करें इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन यह है कि अगर मान लो किसी भी एक जगह पे होमोजीनियस एरिया है, होमोजीनियस वास्ट सरफेस एरिया, ये याद रखें, होमोजीनियस वास्ट सरफेस एरिया अगर वहां पे है, होमोजीनियस वास्ट सरफेस एरिया अगर उस जगह पे है और वहां पे हवा में टर्बुलेंस नहीं है, हवा में टर्बुलेंस नहीं है, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो सारा का सारा जो एयर पार्सल है वो उस जगह पे आके रुकेगा। जब वो उस जगह पे आके रुकेगा तो वो उस जगह की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा, वो उस जगह की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा। जब उस जगह की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा तो इवेंचुअली उसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का चेंजेस नहीं होगा। क्या मैं कह सकता हूं, इस तरीके से मुझे पता लगा कि क्या किसी इक्वेटोरियल रीजन में एयर मास का डेवलपमेंट हो सकता है? बहुत ही कम चांस है। जहां पे लो प्रेशर बन रहा होता है ना मेरे बच्चों, वहां पे कभी भी एयर मास का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि एयर मास के डेवलपमेंट के लिए कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, एयर मास के डेवलपमेंट के लिए कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के साथ साथ लैक ऑफ कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस इज रिक्वायर्ड। अब मुझे समझ में आ गया कि सर जनरली अगर मैं देखूंगा तो ये एयर मास हमारे इस पूरी धरती पे जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं
वहां पे बनने चाहिए। जी हां, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। यह मैटर नहीं करता मेरे बच्चों कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, नहीं, वहां पे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने टेम्परेचर तो लिखा ही नहीं, राइट। एक बहुत बड़ा एयर पार्सल जो कि 3 डायमेंशन में है उसे ही एयर मास कहा जाता है मेरे बच्चे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एयर मास। एयर मास को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कल मैंने एक क्लास में बात बोली थी, वो क्या थी? मैंने बोला था हमें 2 चीजों को समझना है। पहले तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे इस जगह पे कोई एक एयर मास का डेवलपमेंट हो गया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किसी जगह पे एयर मास बन रहा है या नहीं बन रहा, एयर मास बन रहा है या नहीं बन रहा। अब यहां पे हम सबसे पहला देखना चाहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एयर मास। बिल्कुल सही है सर। अब आप बताएंगे सर डेवलपमेंट कहां कहां पे होगा? डेवलपमेंट होने के बाद इस एयर मास का मूवमेंट कहां से होगा और इसको कैसे हम समझेंगे, यही 2 चीजें हमें पूरी तरह जाननी है। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर यहां पे तो जेट स्ट्रीम भी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फेयर पे है, वहां पे हम अपर ट्रोपोस्फेयर की नहीं, सरफेस की बात कर रहे हैं, राइट। अब अगर ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि टेम्परेचर इंक्रीज तो वार्म एयर ऊपर जाएगा, तो नो एयर मास तो डिपेंड हुआ ना टेम्परेचर में, कैसी बात कर रहा है यार। इतने समय पहले से समझा रहा हूं कि जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की हम बात करते हैं, वहां पे डेजर्ट है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण भी, वहां पे भले ही टेम्परेचर ज्यादा है बट प्रेशर तो हाई है ना, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है ना, हवा ऊपर तो नहीं जा रही ना। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैं ये बोल रहा हूं कि हवा का कन्वेक्शन नहीं होना चाहिए, हवा ऊपर नहीं उठनी चाहिए, हवा वहां पे स्टेबल होनी चाहिए। तो कई इतने सियाने बच्चे मेरे वो कह रहे हैं कि सर पोलर रीजन में बनेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में बनेगा। बिल्कुल सही बात है ना, राइट। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। पता नहीं कहां पे दिमाग लगाते हो और कहां पे जीते हो यार। आई एम लिटरली फेड अप ऑफ यू पीपल हु आर राइटिंग सच स्टेप, जो कि इस चैट बॉक्स में लिखते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या? हाई प्रेशर, इतने समय से 15 दिन हो गए हमें इस पे बात करते हुए, राइट। सब्सिडेंस होना चाहिए, आप समझें। सबसे इतने अच्छे मूड के साथ आता हूं ना पढ़ाने के लिए, बट यू पीपल रूइन दैट एंटायर थिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ राइटिंग, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो अब हम बात करना चाहते हैं इस पूरे के पूरे एयर मास के डेवलपमेंट की। मैंने बोला कि सर ये एयर मास पूरी धरती पे कुछ ऐसी खास जगहें हैं जहां पे डेवलप हो सकता है। तो मेरे को पूछा गया सर कहां पे डेवलप होगा? मैंने बोला ऐसी जगह जहां पे बहुत बड़ा सरफेस है, जहां पे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है, जहां पे सब्सिडेंस है, जहां पे हाई प्रेशर है, वहां पे एयर मास का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलो अब मैं जानना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में ये एयर मास कहां कहां पे होंगे। वास्ट रीजन सर आप मुझे बता दो, क्योंकि तुम बिना उसके मानोगे भी नहीं। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो तुम्हें मैप बना के ही दिखा देता हूं, क्योंकि जिस हिसाब का तुम्हारा अभी इंटेलेक्चुअल लेवल है, उस इंटेलेक्चुअल लेवल को देखते हुए मेरे को लगता नहीं कि तुम्हें उसके बिना समझ में आएगा। ये है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देन वी हैव हेयर द प्रेजेंस ऑफ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया के बाद दिस इज इंडोनेशिया, इंडोनेशियन आइलैंड्स। देन हेयर वी हैव द चाइना, देन दीज आर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, देन फिलीपाइंस, देन जापान, Australia. Here now we are concerned about the
यूरोप एंड एशिया। दिस इज अब ध्यान से समझना, सबसे पहला अगर मैं बात करूं, ये जो एरिया है, दिस एरिया द कोल्ड कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूएसए एंड कनाडा, क्या ये बहुत ही बड़ा होमोजीनियस सरफेस है? जी हां सर, ये बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा होमोजीनियस सरफेस है। इस बहुत बड़ा होमोजीनियस सरफेस होने के कारण ऊपर से ये पोलार रीजन में है। पोलर रीजन में होने के कारण क्या यहां पे किसी एक एयर मास का डेवलपमेंट होगा? जी हां सर, यहां पे एयर मास का डेवलपमेंट होगा। क्या मैं कह सकता हूं साइबेरिया का ये रीजन जो कि बहुत ही बड़ा खाली कॉन्टिनेंट है, क्या यहां पे किसी एयर मास का डेवलपमेंट होगा? यस सर, यहां पे भी एयर मास का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एकदम बहुत साइबेरियन प्लेन्स हैं, वो प्लेन एरिया है, बहुत ही ठंडा एरिया है, बहुत ही सब्सिडेंस की सिचुएशन है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है वहां पे, इस वजह से यहां पे एयर मास का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं जो ये दोनों एयर मासेस होंगे, ये दोनों एयर मास कॉन्टिनेंट पे बने हैं, दोनों एयर मासेस किस पे बने हैं? कॉन्टिनेंट पे बने हैं। तो क्या मैं इनका नाम कॉन्टिनेंटल एयर मास कह सकता हूं? जी हां सर, ये कॉन्टिनेंट पे बने हैं तो ये कॉन्टिनेंटल है। ये कौन सा है? कॉन्टिनेंटल एयर मास है। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद सर, क्या जब ये लैंड पे बन सकते हैं तो ओशियन पे भी तो बन सकते हैं? हां जी सर, ओशियन पे भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओशियन पे भी तो ये बहुत बड़ा वास्ट सरफेस एरिया है, यहां पे भी तो वास्ट सरफेस एरिया है, इन दोनों जगहों पे भी तो एयर मास का डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों जगहों पे सब्सिडेंस की सिचुएशन है, प्रेशर हाई है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। इस स्टेबिलिटी कंडीशन के कारण यहां पे भी एयर मास बनेगा। बस फर्क कितना होगा मेरे भाई? फर्क होगा कि ये जो एयर मास है, ये एयर मास मैरीटाइम एयर मास होगा। मैरीटाइम क्यों? क्योंकि ये ओशियन के ऊपर बना है। ये एयर मास कौन सा होगा? सर, मैरीटाइम एयर मास होगा, क्योंकि ये किसके ऊपर बना है? ओशियन के ऊपर बना है। ठीक है सर। अब और कौन से एरियाज हो सकते हैं जहां पे एयर मासेस का डेवलपमेंट हो सकता है? तो पहला पॉइंट यहां पे लिख लें, ये डायग्राम बना के इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लें, दीज आर व्हाट? ये ए जो नाम दे रहा हूं मैं, ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। ए का मतलब यहां पे है, ए का मतलब है कोल्ड कॉन्टिनेंटल एरियाज ऑफ कोल्ड कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम एरियाज ऑफ कनाडा, रशिया, along with that Pacific Ocean and Atlantic Ocean। बताएं, ये समझ में आ गया? फटाफट जवाब दें, ये पॉइंट समझ में आया एवरीवन? कोई मिनिमम लेंथ नहीं है भाई, कोई भी मिनिमम लेंथ नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इसके अलावा और कहां बन सकते हैं सर? इसके बीच में इसके नीचे जब मैं आऊंगा तो मेरे को पता है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट आ जाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा क्या होगा? बहुत ज्यादा कन्वेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब मैं आना चाहता हूं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की ओर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को अगर मैं इत्मीनान से देखूं तो मुझे समझ में आता है कि सर ऐसा रीजन जो कि सहारा डेजर्ट का रीजन है, इस सहारा डेजर्ट के रीजन में भी एक एयर मास बनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी होती है। यहां पे भी पूरा का पूरा एक एयर मास बनना चाहिए जहां पे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसको मैं बी नाम दे रहा हूं, ये है सहारा डेजर्ट, दिस इज सहारा डेजर्ट एंड दिस इज अरेबियन डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? अरेबियन डेजर्ट। अब ये जो दोनों डेजर्ट हैं, क्या ये दोनों डेजर्ट ऐसे होंगे जिनके कारण
यहां पे एयर मास बनेगा। जी हां, अब मैं कह रहा हूं ये बी पॉइंट अगर मैं रखता हूं, ये बी पॉइंट रखता हूं, तो बी पॉइंट क्या होगा यहां पे? बी पॉइंट वुड बी वास्ट एरियाज ऑफ सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट। जी हां सर, यहां पे भी बन जाएंगे। ऐसे ही साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में भी होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में भी होगा। ठीक है, बस मैं सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको दिखाना चाहता हूं। अगर इस रीजन में बन गए तो क्या मुश्किल है यहां पे इतना समझना कि ये वाला रीजन, यहां पे ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन तीनों ओशियन में भी बनेगा। जी हां, तो ये जो सी वर्ड मैं लिख रहा हूं, दिस इज सी, ओहो, दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी एंड दिस इज सी। और यहां पे आप इत्मीनान से लिख सकते हैं सी क्या है? वास्ट मैरीटाइम एरियाज ऑफ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। अरे है कि नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, ये है मेजर एयर मासेस का डेवलपमेंट। ये हमने पता क्या देखा, अब इत्मीनान से समझना। मैं फिर थोड़ा काम डाउन होके, कंपोज्ड होके तुम्हें फिर से समझाने की कोशिश कर देता हूं। मुझे पता है डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं है। मैंने बोला इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि एक इतना बड़ा एयर का पार्सल होगा, वो कितना बड़ा है वो उससे हमें लेना देना नहीं है। वो वेरी कर सकता है, वो वेरी कर सकता है उस जगह पे जहां पे वो बन रहा है। ठीक है, इतना बड़ा एयर पार्सल जो कि किसी या तो कॉन्टिनेंट पे आके या किसी ओशियन पे आके रुकेगा, वहां की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा। जहां पे उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा तो वो उस पूरे के पूरे रीजन में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन को कांस्टेंट रखेगा। अब खुद समझो कि तुम्हें ये इमेजिनरी सा कॉन्सेप्ट नहीं नजर आता। जी हां, ये एक इमेजिनरी सा कॉन्सेप्ट नजर आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब मैं एयर मासेस पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने सबसे पहले बोला था कि जो वेस्टर्न जियोग्राफर्स हैं वो अभी भी इस कॉन्सेप्ट के साथ सहमत नहीं है। इसीलिए वहां की बुक्स में आपको एयर मासेस जैसा कोई भी एक कॉन्सेप्ट नहीं नजर आएगा। बट जब आती है इंडियन जियोग्राफर्स की बारी, दे स्टिल कंसीडर दिस एज द मेन फैक्टर। वाई? क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि यस, दिस इज द ट्रू कंसेप्ट विद विच वी कैन एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स। इसीलिए हमें पढ़ने की जरूरत है। अब इसके बाद मैं बात करूं कि एयर मासेस का डेवलपमेंट लार्जली मैंने देख लिया कि कॉन्टिनेंट पे होता है। उसके अलावा इसका डेवलपमेंट कहां पे होता है? ओशियन में भी हो सकता है। अब इसके सिग्निफिकेंस को थोड़े समय में हम समझेंगे, बट पहले हम जान ले ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसके सिग्निफिकेंस से टेम्परेट साइक्लोन हमें पता लगेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी मैं तुम्हें आज मैपिंग करवा दूंगा। ठीक है, पहली चीज, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाइयों कि ये जो मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, ये एरियाज के अंदर एक एयर मास का डेवलपमेंट हो सकता है। इफ आई विल आस्क यू वन थिंग, कि एक बात बताओ, ये जो ए पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर ए, इस ए का क्या चांस है कि ये ठंडा एयर मास होगा या गर्म एयर मास होगा? इंडियन ओशन इज क्लोज टू इक्वेटर। जाके दोबारा देखना भाई, इंडियन ओशन कितना इक्वेटर के क्लोज है और सब ट्रॉपिक के क्लोज है कि नहीं है। दैट ए एयर मास विल बी द कोल्ड एयर मास। फेयर इनफ। और जो बी है और सी है, जो ये बी और सी एयर मासेस हैं, दे ऑल आर दी वार्म एयर मासेस। अब यहां पे इसी से समझ में आता है, मेरे को कुछ नहीं लेना देना इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। राइट।
अब मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। इनके सिग्निफिकेंस से पहले आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एयर मासेस आर दीज। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास, बट अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर करूं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इनका क्लासिफिकेशन करूं, तो दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। One we can call as the warm air mass, another one we call as the cold air mass. Warm air mass और cold air mass, right? इसके बाद अगर मैं वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास की बात पे आता हूं, तो मुझे पता है ऐसे एयर मासेस जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बनेंगे, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बनेंगे, दे विल बी टर्म्ड एज दी वार्म एयर मास। ऐसे एयर मासेस जो कि पोलार रीजन में बनेंगे, उन पोलार रीजन के एयर मासेस को मैं बोलूंगा कोल्ड एयर मास, उनको मैं बोलूंगा कोल्ड एयर मास। अब इतना ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक जैसा चैट बॉक्स चल रहा था मैंने सोचा कि मैं नहीं बताऊंगा इस चीज को, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता तो मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से समझें। देखो, जब सब ट्रॉपिकल और पोलार, जब ये वार्म और कोल्ड एयर मास का क्लासिफिकेशन होता है, हमारे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल सही है कि जो एयर मास सहारा डेजर्ट में होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में होगा, वो वार्म होगा। जो एयर मास पोलार रीजन में होगा वो कोल्ड होगा। अब इनके अंदर अगर हम इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन क्या समझाई जाती है उसको समझें। वो कहते हैं कि वार्म एयर मास, कोई भी एयर मास अगर वो वार्म है, इसका मतलब यह है कि वो इस सरफेस से ज्यादा गर्म है। जिस सरफेस पे आके वो रुकने वाला है, जिस सरफेस पे आके वो रुकने वाला है, दैट इज उससे ज्यादा ये गर्म है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी एक हवा, कोई भी हवा का एक बहुत बड़ा पार्सल आप इमेजिन कर लें, जब भी आप उसको इमेजिन करेंगे, इमेजिन करने के बाद ये सोचें कि इसका टेम्परेचर लेट से 40 है और जिस सरफेस पे जाके ये रुकने वाला है उस सरफेस का टेम्परेचर 38-39 है, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, वार्म एयर मास बोलूंगा। और अगर मान लो, बस ये डेफिनेशन है, ठीक है, समझने का तरीका हमें पता है कि मेरे दिमाग में इतना पता है मुझे कि कोई भी हवा अगर मैं कहता हूं पोलर रीजन में है, तो क्या वहां पे वो ठंडी होगी? जी हां, ठंडी होगी। कोई हवा अगर सब ट्रॉपिकल रीजन में है, तो क्या वो गर्म होगी? हां सर, वो गर्म होगी, राइट। अब इसीलिए अब नहीं, वार्म एयर मास राइज करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है। अभी हम क्या देख रहे हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट होने के बाद क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं वार्म एयर मास का मतलब है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी होगी। वार्म एयर मास वो होता है जो कि वार्मर है देन दी अंडरलाइंग सरफेस। जो सरफेस है इस सरफेस से ज्यादा गर्म है। अगर इस सरफेस से ज्यादा गर्म है तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे, अब देखो दिमाग में तो यह बात आती है कि इस एयर मास को ऊपर उठ जाना चाहिए, बट जैसे ये ऊपर उठ जाना चाहिए तो हमें पता है यहां पे बाकी सारी की हवा, सराउंडिंग की हवा तो इसको क्या कर रही है, वापस नीचे बिठा देती है ना। समझे? मेरे दिमाग में ये बात आती है कि सर ये वार्म एयर मास बन तो गया, ये तो ऊपर उठ जाना चाहिए। भाई ऊपर नहीं उठ रहा, क्योंकि साइड में क्या हो रहा है, सब्सिडेंस है। इसीलिए तो मैंने बोला कि जहां पे ये बन रहा है वहां पे कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। वहां पे कौन सी कंडीशन है? कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है। अरे समझ में आया? एक सवाल तो मेरे को पक्का तुम लोगों से एक्सपेक्टेड होता ही है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई चीज बना दूं और बोल भी दूं कि ऐसा सदर्न हेमिस्फेयर में भी होगा, फिर भी चैट में जरूर लिखेंगे सर ये सदर्न हेमिस्फेयर में भी होगा क्या? बोला ना होगा भाई, सदर्न हेमिस्फेयर में भी होगा, डेफिनेटली यस होगा, बोला है ये बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखो ये डेफिनेशन समझने का तरीका है, कुछ चीजें आपको ना अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी इस तरीके से कि आप लोग इन चीजों को जानते हैं,
ठीक है, अब मेरे को यह समझ में आता है कि वार्म एयर मास की डेफिनेशन ये है। भले ही मुझे यह पता है कि वार्म का मतलब है सब ट्रॉपिकल रीजन, कोल्ड का मतलब है पोलर रीजन। अब एक बात इत्मीनान से दिमाग से बताओ, यह बात अगर आप समझ गए तो यूपीएससी के 1% लोगों में आप होगे। ध्यान से समझना, मैं कहता हूं ऑप्शनल वाले को भी नहीं पता होगी यह बात। अगर मैं बोलूं कि एंड इज एसोसिएटेड विद स्टेबल वेदर कंडीशंस, ये क्या मतलब है? वार्म एयर मास, वो भी किसके साथ? स्टेबल वेदर कंडीशन के साथ। ऐसा तो पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे अभी भाई बहनों को लग रहा है कि वार्म एयर मास तो ऊपर उठ जाना चाहिए। अब इत्मीनान से समझना, मैं कह रहा हूं अगर मान लो वार्म एयर मास की डेफिनेशन ये है, इफ दिस इज वार्म एयर मास, इसका मतलब यह है ये अपने सरफेस से ज्यादा गर्म है। अपने सरफेस से ज्यादा गर्म है, बिल्कुल सही है, अपने सरफेस से ज्यादा गर्म है। और हवा इसको क्या करना चाहती है? नीचे बिठाना चाहती है। तो चलो ये नीचे आके बैठ तो गया। नीचे आके जब बैठेगा तो क्या सरफेस का टेम्परेचर मान लो 35 है, इसका टेम्परेचर मान लो 40 है, तो ये वार्म एयर मास है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर वार्म एयर मास इसके साथ आएगा, इसके साथ सरफेस के साथ टच में आएगा, तो क्या इसका टेम्परेचर कम होगा? जी हां सर, टेम्परेचर तो कम होगा। एक का 40 है, एक का 35 है, और अगर टिक के बैठा है तो तभी होगा जब ये ओवरऑल 37 डिग्री के टेम्परेचर पे आ जाए। अरे आएगा कि नहीं आएगा? वार्म एयर मास कैन बी प्रेजेंट इन पोलर एरियाज टू। अरे क्यों वार्म एयर मास? पोलर एरिया में ठंडा ही होगा, है ना? तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ वार्म एयर मास जो 40 से 37 पे चला गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ठंडा हो गया। और अगर ये थोड़ा सा ठंडा हुआ तो कौन सी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होगा? स्टेबल वेदर कंडीशन के साथ। ठंडा होने के कारण, अरे ये बात है, तो थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि कंपैरेटिव स्टडी है। इस कंपैरेटिव स्टडी में यह बोला जाता है कि जब एयर मासेस जो है उनकी डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है कि एक वार्म एयर मास ऐसा एयर मास है जो कि अपने अंडरलाइंग सरफेस से ज्यादा गर्म है। इसका मतलब जब वो, अब मैं एक पढ़ के बताता हूं चीज, उसको समझ गए तो इत्मीनान से समझना इस बात को, ठीक है? देखो, द रीजन वेयर एयर मास एक्वायर इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड इट्स सोर्स रीजन। ठीक है, जहां पे वो बनेगा उसको सोर्स रीजन कहते हैं। वो सोर्स रीजन ओशियन एरियाज भी हो सकते हैं, स्नो या आइस कवर्ड लैंड भी हो सकती है, वो वाइट डेजर्ट एरियाज भी हो सकते हैं, जो कि इसके कॉमन सोर्स रीजन है, जो कि इसके कॉमन सोर्स रीजन हैं। दोज एरियाज producing air masses which enter the fire occurrence regions of the North America are। देखो, अब देखो ध्यान से, the time required, ध्यान से देखना, the time required for a body of air to come to approximate equilibrium with the surface over which it is resting may vary from 10 दिन से 2 वीक। यानी कि टाइम कितना चाहिए? टाइम कितना चाहिए? 10 से 14 दिन। एयर बैड कंडक्टर है, इसीलिए तो इसको कितने दिन चाहिए भाई? 10 से 14 दिन चाहिए, राइट? इसके बाद आई बात कि डिपेंडिंग लार्जली ऑन वेदर द बॉडी ऑफ एयर इज इनिशियली, वो जो एयर है वो किस पे है? वो पहले ठंडी थी या गर्म थी? देखो, अब एक बात समझाना चाहता हूं। अगर इफ द एयर इज कोल्डर इट इज हीटेड फ्रॉम बिलो। देखो, अगर मान लो ये एक सरफेस है, एक स्टेप को सुनना, चैट बंद करो, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, इस सरफेस पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड एयर मास की। क्या मैं कह सकता हूं कोल्ड एयर मास इज दैट एयर मास विच इज कंपैरेटिवली कोल्डर देन द अंडरलाइंग सरफेस? जी हां, ये एयर मास जो है अपने सरफेस से ज्यादा ठंडा है। इसका मतलब सरफेस इज कंपैरेटिवली वार्मर। ठीक है, अब ठंडा है तो ये क्या करेगा? नीचे आके बैठने की कोशिश करेगा। सर नीचे आके बैठेगा,
ठीक है सर, नीचे आके बैठेगा। बट जैसे ही नीचे आके बैठेगा, सरफेस इसका कंपैरेटिवली वार्मर है, सरफेस इसका कंपैरेटिवली वार्मर है। तो क्या यह हो सकता है कि 10 से 14 दिन तक, 10 से 14 दिन तक ये अपना हीट ट्रांसफर करता रहे? हां जी सर, 10 से 14 दिन ये यहां पे रुकेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, बढ़िया मस्ती में आएगा। उसके बाद क्या इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा? जी हां सर, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये वापस कहां जाने की कोशिश करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दो, ऊपर जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि लार्जली सब्सिडेंस है, बट कोशिश तो करेगा ना। जी हां, कोशिश करेगा। तो कह सकता हूं कैन बी एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। सरफेस की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, कैन बी एसोसिएटेड विद द एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। अगर यह बात समझ में आ गई, मैं कहता हूं खूबसूरती से अगर यह बात समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा मुझे भी। बहुत अच्छा। ये तो मुझे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी समझाने में दिक्कत हुई थी। सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, आज की बात है। इसके बाद कुछ नहीं समझना, बहुत ही प्यार से समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। और मेरे को इतना लगता है मैंने पढ़ाया बहुत अच्छा और दिल से पढ़ाया, तुम्हें सच बता रहा हूं, खुद से बता रहा हूं ये बात, बहुत मेहनत करके पढ़ाया। चलो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। इसका जब कंक्लूड करेंगे तब अपने आप सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, पहली चीज जो दिमाग में रखनी है, दिमाग में क्या रखना है कि सर पोल रीजन में कौन सा एयर मास, जो दिमाग में रखना है, थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर। पोल रीजन में एयर मास कैसा होगा सर? कोल्ड होगा। सब ट्रॉपिकल में कैसा होगा सर? वार्म होगा। सब ट्रॉपिकल में कैसा होगा सर? वार्म होगा। ठीक है सर, अब ये तो मुझे समझ में आ गया। अरे अपने मुंह मियां मिट्टू, हां बनूंगा भाई, मेहनत करी है। ठीक है, कभी तू भी बन कुछ कर जिंदगी में तो तेरे को भी यही पता लगेगा। ठीक है, अब पोल और सब ट्रॉपिकल, अब सब ट्रॉपिकल में वार्म है और पोल में कोल्ड है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ये तो मुझे याद रखना है। अब सर मुझे क्या समझना है, क्वेश्चन अगर आता है प्रीलिम्स में, क्या वार्म एयर मास विंटर पे कोल्ड होगा? सर डिपेंड करेगा सरफेस पे, बट जनरली हम बोलते हैं मेरे दोस्तों, अगर मान ले सर्दियों का समय है तो सब ट्रॉपिकल में भी तो ठंडा बन सकता है ना? हां सर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सीजन पे नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है सरफेस पे। अब सरफेस जैसा भी बिहेव करेगा वैसा ये बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है। कब तक बना रहेगा? 10 से 14 दिन तक बना रहेगा। ठीक है, 10 से 14 दिन तक बनने के बाद अब ये नहीं रुकेगा, अब ये आगे बढ़ेगा। समझ में आया? चलो अब पहले हम देखते हैं यहां पे एयर मास को। कंडीशंस हमने देख ली एयर मास की, चलो सर बढ़िया है। उसके बाद ये कंडीशंस हो गई, देन दिस आई हैव टोल्ड यू द एयर मासेस। अब देखें कौन कौन से एयर मास होते हैं। एक होता है कोल्ड एयर मास। अ कोल्ड एयर मास इज वन दैट इज कोल्डर देन द अंडरलाइंग सरफेस, जो अपने नीचे का जो सरफेस है उससे ज्यादा ठंडा है, और डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन, और इसके साथ साथ एंड इज एसोसिएटेड विद इनस्टेबिलिटी। अब अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा ना कि कोल्ड एयर मास इनस्टेबिलिटी लाता है, तो तुम्हारे अंदर ये समझ में आनी चाहिए कि हां सर मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि कोल्ड एयर मास अपने सरफेस से ज्यादा ठंडा है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, इसलिए कि क्या है, यहां पे इंस्टेबिलिटी आ सकती है। कोल्ड एयर मास बनने के जो रीजन है वो कौन से हैं? वो देखो, सबसे पहले है पोल पे बन सकता है।
आर्कटिक ओशियन में बन सकता है, साइबेरिया में बन सकता है, नॉर्दर्न कनाडा में बन सकता है और सदर्न ओशियन में बन सकता है। राइट, तो ये समझ में मेरे को आ गया। ठीक है, इसके बाद अरे भाई यही तो बात है कि इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है और मैं कितनी बार बोल चुका हूं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ इसमें। अपना दिमाग लगाने लगता अच्छा दिन में टेम्परेचर अलग, रात में अलग, एयर मास होगा कि नहीं होगा, क्या 10 से 14 दिन में कर लेगा, तू 1 साल में पेपर क्लियर कर लेगा? तेरे पास जवाब नहीं है इस बात का, मेरे पास है भले ही वो बात अलग है। चलो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, ये कोल्ड एयर मास हो गया। वार्म एयर मास मैंने बता दिया, जो कि अपने सरफेस से ज्यादा वार्मर है। ठीक है, अब ये जो वार्म एयर मास है वो ड्राई होगा या वेट होगा या मॉइस्ट होगा, इसका पता कैसे लगेगा? अब इसका पता कैसे लगता है? इसका पता लगता है कि अगर वो एयर मास कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो वो ड्राई होगा, चांसेस ज्यादा हैं। ओशियन के ऊपर है तो वो क्या होगा? कंपैरेटिवली ओशियन के ऊपर क्या है? वो होगा मॉइस्ट। ठीक है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये कंडीशन पता है क्या? इट इज एज इट इज, जो है वो मानना पड़ेगा। मैं अपने मन से थोड़ी बोलता हूं। अब इतनी बार, कई बार तो मैं इतनी चीजें बोल देता हूं, तुम नहीं भी मानोगे तो भी दिमाग में तो बैठी जाएंगी। ठीक है, कॉन्टिनेंट पे है तो ड्राई है, ओशियन पे है तो मॉइस्ट है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये है कॉन्टिनेंटल पोलर, पोल रीजन में कॉन्टिनेंट पे बन रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि कोल्ड है और दूसरा ड्राई है। ठीक है, और ये देखो कोल्ड क्यों है? क्योंकि पोल रीजन है। ड्राई क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंट पे। यही देखो, मैरीटाइम पोलर बनेगा तो मैरीटाइम पे ह्यूमिड होगा, पोल पे है तो कूल होगा। सर समझ में आ गया? फिर यहीं पे देखो, मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल रीजन में है तो वार्म भी होगा और ह्यूमिड भी होगा, वार्म भी होगा और ह्यूमिड भी होगा। राइट, देन यहां पे मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म और ह्यूमिड होगा। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल अगर होगा तो हॉट होगा और ड्राई होगा। यस, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमें समझ में आ गई बात एयर मासेस की। अब चलते हैं फ्रंट्स पे। अब एयर मासेस का है एप्लीकेशन। एयर मास का एप्लीकेशन क्या है? पहला कॉन्सेप्ट होता है एयर मास को समझना, फिर हमें समझ में आना चाहिए इसका एप्लीकेशन। एयर मासेस क्या होते हैं? किसी भी एक रीजन की मॉडिफाई करते हैं वेदर कंडीशंस को। सबसे पहले हमने देखा डेवलपमेंट। जी हां, मान लो कि एयर मास डेवलपमेंट हो गया। अब देखो, यहां पे इस सरफेस पे एक एयर मास डेवलप हो गया। अब ये एयर मास अगर ट्रेवल करने लगा किसकी सहायता से? विंड्स की सहायता से। जब ये ट्रेवल करेगा और अगर मान लो ये वार्म एयर मास है तो जिस भी रीजन में जाएगा उस रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। यस और नो? फटाफट बताएं। बिल्कुल सही बात है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा कि हमने बोला था ना कि अगर मान लो कोई वार्म एयर मास, ट्रॉपिकल रीजन का वार्म एयर मास अगर पोल रीजन में चला जाता है तो क्या पोलर रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? जी हां। और पोल रीजन का कोई एयर मास ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जी हां। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों को बाउंड्री में बांधे हुए कौन है? याद करो वो लम्हा, वो कौन है? वो है भाइयों हमारी जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की वजह से ये रुके हुए हैं। और जब जेट स्ट्रीम मीएंडर करेगी तो क्या ये ऊपर नीचे लैटिट्यूड में ट्रेवल कर सकते हैं? जी हां, ये ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है एयर मासेस डेवलप होने के बाद देखो ना मेरे दोस्त, जहां पे डेवलपमेंट हो गया, अब हो गया डेवलपमेंट, कहानी खत्म। कैसे बना, क्यों नहीं बना, 10, 14, 15, 20 जितना दिन लगना था भाई ने ले लिए। अब वो बन के तैयार है।
अब वो बन के तैयार है, जब वो बन के तैयार है तो वो क्या करेगा भाई, वो ट्रेवल करना शुरू करेगा। सो कैन आई से एयर मासेस modify the weather condition where they visit। जहां पे वो विजिट करेंगे वहां पे वो वेदर कंडीशन को मॉडिफाई कर देंगे। यस और नो? ठीक है। अब देखो, अब वो एयर मासेस, जब मान लो वार्म एयर मास जब होगा, ये वार्म एयर मास, दिस वार्म एयर मास will visit the polar region। अगर पोलार रीजन में विजिट करेगा तो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन, हां, यही तो समस्या है। एक साइड तो भाई ये स्टेबल वेदर कंडीशन है, एक साइड ये इनस्टेबल वेदर कंडीशन है। चल क्या रहा है, बस हमें ये समझना है कि पेपर क्लियर करने के लिए याद रखना है। बाकी अब यहां पे समझना जरूरी है कि एयर मासेस चलना शुरू कर चुके हैं। अब जब एयर मासेस चलना शुरू कर चुके हैं, विच फोर्स मेक देम ट्रेवल? भाई मैं थोड़ी धक्का मारूंगा, ये किसके सहारे चलेंगे? विंड्स के सहारे ही तो चलेंगे। और कौन लेके जाएगा इनको? विंड्स ही तो लेके जाएगी। ठीक है। अब आते हैं हम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट्स, हाँ 14 दिन के बाद भाई मूव कर जाते हैं। अभी भी पूछ लो, जितना डाउट पूछना पूछ लो अभी भी, क्योंकि मैं अभी कर देता हूँ सारे एड्रेस, फिर बाद में तुम टेलीग्राम पे मेरे को बोलते हो कि सर बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं देते। सारे, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो सारे के सारे चैट पढ़ के, कमेंट पढ़ के तुम्हें रिस्पॉन्ड करता हो, कोई भी नहीं मिलेगा। राइट? फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं? तुम्हें एंड्रयू क्यों बोलते हैं? चलो, अब आता है भाई, वो एयर मास बन चुका है। जब एयर मास बन चुका है, उसके बाद वो ट्रेवल करना शुरू करता है। पहले वो आके एक जगह पे रुकेगा, रुकने के बाद वहां की कंडीशन को भांपेगा, सारी कंडीशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको आगे की ओर बढ़ेगा। अब अरे दीपांशु, तुम्हारे कमेंट, तुम्हारा जो कमेंट होता है उसमें कुछ अगर ढंग की बात होती है तो मैं बोल ही देता हूँ। वो बहुत ही ऐसे डाउट्स होते हैं जिनको वो नहीं मैं कर सकता। ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। द डिफरेंस हेयर इज significance of the air mass. The most important significance of air mass is the development of front. Significance को अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं हम fronts. Fronts का मतलब क्या है इसको समझें। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है, एक जगह है जहां पे एक एयर मास जो कि कोल्ड एयर मास है, और यहां पे एक एयर मास जिसको वार्म एयर मास हम कहते हैं। ये कोल्ड एयर मास, ऐसे समझें, तुम्हें समझाने के लिए अलग लेवल पे माया चाहिए ना। चलो देखो, अब समझ में आ जाएगा। मुझे जवाब देना,
ये एक रीजन है सब ट्रॉपिकल। इस रीजन में, इस सब ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा एयर मास बनेगा सर? वार्म एयर मास बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे कौन सा एयर मास बनेगा सर? कोल्ड एयर मास बनेगा। ठीक है, वार्म एयर मास बन गया, उसके बाद कोल्ड एयर मास बन गया। अब वार्म एयर मास बना है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, कोल्ड एयर मास बना है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर पोलार हाई बेल्ट में। ये एयर मास चलने लगेगा ईस्टर्ली के इंपैक्ट में, बिल्कुल सही बात है। ये एयर मास चलेगा वेस्टर्ली के इंपैक्ट में, बिल्कुल सही बात है। इतना तो समझ में आता होगा। याद करो वो लम्हा जब हमने बोला था एक हवा आ रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, दूसरी हवा आ रही है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट से। ये जो हवा है, क्या मैं कह सकता हूं आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एयर मास, ये वार्म एयर मास, दिस वार्म एयर मास विल बी ट्रेवलिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्लीज? जी हां सर। उसके बाद क्या ये कोल्ड एयर मास विल बी ट्रेवलिंग, कोल्ड एयर मास विल बी ट्रेवलिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ ईस्टर्लीज? जी हां सर, ये वेस्टर्ली के इंपैक्ट में है, ये वेस्टर्ली के इंपैक्ट में है, एंड दिस इज अंडर द इंपैक्ट ऑफ ईस्टर्ली, दिस इज अंडर द इंपैक्ट ऑफ ईस्टर्ली। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या इनके बीच में लड़ाई होगी या आपस में घुल मिल जाएंगे? मैं कहता हूं इनके बीच में लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, एक ठंडा है एक गर्म है, तो क्या ये जल्दी से मिक्स होंगे? नहीं सर, ये मिक्स नहीं होंगे। इस वजह से कोल्ड एयर मास ज्यादा बदमाश है, क्योंकि कोल्ड एयर मास की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। वार्म एयर मास की डेंसिटी क्या है? कंपैरेटिवली कम है। इस कारण से कोल्ड एयर मास हमेशा क्या करेगा? वार्म एयर मास को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। जी हां सर, वार्म एयर मास को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। इसी कारण से देखो, एक एयर मास ऐसा था जो कि कोल्ड एयर मास है, एक एयर मास है वार्म। ये कोल्ड आ रहा है, ये वार्म जा रहा है। ठीक है, तो क्या जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, वहां पे वार्म एयर मास धीरे 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 करके कोल्ड एयर मास पे धीरे 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 करके कोल्ड एयर मास पे राइज कर जाएगा? जी हां सर, वार्म एयर मास राइज कर जाएगा। जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास पे राइज कर गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये स्लोपिंग बाउंड्री होती है इसको फ्रंट कहा जाता है? फ्रंट कुछ नहीं है, फ्रंट अभी कुछ नहीं है, फ्रंट का मतलब है स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मासेस। दो कन्वर्जिंग एयर मास जहां पे हैं उनके बीच की जो स्लोपिंग बाउंड्री है, स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मास, वो है फ्रंट, उसे बोलते हैं फ्रंट। अब ये बात समझ में आई मुझे कि मान लो ये वार्म एयर मास इस तरीके से कोल्ड एयर मास पे राइज कर रहा है और कोल्ड एयर मास नीचे आ रहा है, तो इस स्लोपिंग बाउंड्री को मैं क्या बोलता हूं? इस स्लोपिंग बाउंड्री को मैं फ्रंट बोलता हूं। एक वक्त आएगा जब क्या पूरा का पूरा वार्म एयर मास ऊपर उठ जाएगा और कोल्ड एयर मास नीचे आ जाएगा। जब पूरा का पूरा वार्म एयर मास ऊपर उठ गया और कोल्ड एयर मास नीचे आ गया, तब इस सिचुएशन को हम बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि हम फ्रंटल इन्वर्जन में बात कर रहे थे, जो मैंने बोला था ना बाद में बताऊंगा, इसको बोलेंगे फ्रंटल इन्वर्जन। राइट, जब वार्म एयर मास को पूरा ऊपर उठा दिया, कोल्ड एयर मास कंप्लीटली सरफेस पे आ गया, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंटल इन्वर्जन। अब एक बात बताओ, फ्रंटल इन्वर्जन जो है ये एडवेक्शनल इन्वर्जन है या नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन है? ये जवाब दो मुझे। फ्रंटल इन्वर्जन इज एडवेक्शनल और नॉन एडवेक्शनल?
बिल्कुल सही बात है, दिस इज एडवेक्शनल इन्वर्जन। क्यों नॉन एडवेक्शनल होगा? इसमें एडवेक्शनल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, दिस इज टर्म्ड एज द एडवेक्शनल फ्रंटल इन्वर्जन। अब फ्रंटल इन्वर्जन पढ़ना हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए काम के हैं फ्रंट्स पढ़ना। अब हमें पढ़ना है कि ये फ्रंट्स क्या होते हैं। अब इन फ्रंट्स को समझने के लिए पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये रखेंगे, फ्रंट्स आर नथिंग बट अ स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इस डेफिनेशन को ध्यान से इत्मीनान से समझना। फ्रंट्स आर स्लोपिंग बाउंड्री between two contrasting air masses, and converging एयर मासेस। समझ में आ गया? जी हां। अब यह पता लगा तो मुझे एक बात बताएं, जैसे मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि सर यह है इक्वेटोरियल, इसको थोड़ा सा इत्मीनान से पूछता हूं ताकि ये लो सर, यह है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यह है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यह है सब पोलार, ठीक है, और यह है सब ट्रॉपिकल हाई। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर, और ये है पोलार हाई, और ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्या इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे कभी फ्रंट बन सकते हैं? क्या इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे कभी कोई फ्रंट बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो एयर मास है, पहली बात तो ये एयर मास इस साइड में आ ही नहीं रहा। अगर मान लो यहां वाला एयर मास जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन में बना, वो एयर मास मान लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर में आ गया, यहां वाला भी इक्वेटोरियल लो प्रेशर में आ गया, तो क्या दोनों एयर मासेस सेम टेम्परेचर के हैं? जी हां। इन दोनों रीजन में टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंस, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट नहीं है। ठीक है सर, यहां पे देखो, इस रीजन में, अरे उल्टा बना दिया, यहां पे क्या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, क्या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे बनेंगे फ्रंट्स? नहीं, यहां पे भी नो फ्रंट्स, बिकॉज यहां पे कन्वर्जेंस नहीं है, यहां पे कन्वर्जेंस नहीं है। क्यों कन्वर्जेंस नहीं है? यहां पे एक साइड से इधर जा रहा है, एक साइड से इधर आ रहा है, तो कन्वर्जेंस नहीं है। क्या इस रीजन में एयर मासेस यहां पे फ्रंट्स बनेंगे? जी हां, क्योंकि ये वाला एयर मास वार्म है, ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला एयर मास कोल्ड है और नीचे आ रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। इसीलिए सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट जो होती है, इसे बोलते हैं बेल्ट ऑफ फ्रंट्स। इसे क्या बोलते हैं? बेल्ट ऑफ फ्रंट्स। अब पुराने डॉट्स क्लियर हो गए होंगे सारे, पुराने जितने भी डॉट्स थे वो सारे कनेक्ट हो गए होंगे, है ना? जब मैंने बोला था कि तुम्हें लेटर ऑन स्टेजेस में बताऊंगा, जब फ्रंट्स बताऊंगा, तो मैंने बता दिया कि पोलर हाई में नहीं बनेंगे बेटा, वो सब पोलर लो प्रेशर में बनेंगे। पोलर हाई से नीचे आ रहा है और सब ट्रॉपिकल से ऊपर जा रहा है, तो 60 to 65 डिग्री की जो बेल्ट है, दैट इज द बेल्ट ऑफ कन्वर्जेंस, बेल्ट ऑफ फ्रंट्स। फेयर इनफ, ये समझ में आ गया, ऑल क्लियर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो 4 तरीके के फ्रंट्स होते हैं, 4 तरीके के फ्रंट्स होते हैं। पहला फ्रंट होता है स्टेशनरी फ्रंट, दूसरा होता है वार्म फ्रंट, तीसरा होता है कोल्ड फ्रंट, एंड चौथा है ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है।
ध्यान से समझना अब क्या है। सबसे पहले एक चीज समझाता हूं जिसको अपने दिमाग में आप अभी बसा लें ताकि लेटर ऑन स्टेजेस में दिक्कत ना हो। हमने तो ये क्लासिफाई कर दिया 4 फ्रंट हैं, ठीक है, बट ये चारों फ्रंट जो है वो एक साथ ही बन रहे होते हैं। हम इनको पहले अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा एक साथ ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, डन। चलो, सबसे पहला फ्रंट है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट का मतलब है, मान लो, इमेजिन करें ये वार्म एयर मास, ये कोल्ड एयर मास। वार्म एयर मास इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास। दोनों एक दूसरे की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखा हुआ है। ना कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को शिफ्ट कर रहा है, ना वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास को शिफ्ट कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये इस रीजन में, इन दोनों जगहों पे अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टेशनरी कंडीशन में है? जी हां सर, स्टेशनरी कंडीशन में है। राइट। अब जब स्टेशनरी कंडीशन है यहां पे, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि इस जगह पे जो फ्रंट बनेगा वो बनेगा स्टेशनरी फ्रंट? जी हां सर, वो स्टेशनरी फ्रंट बनेगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता दोनों की वेलोसिटी सिमिलर है या नहीं है। लास्ट वाला भी बताऊंगा। स्टेशनरी फ्रंट का मतलब दोनों फ्रंट एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट है उसको समझते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं वार्म फ्रंट की। इत्मीनान से समझते हैं ये क्या है। वार्म फ्रंट का मतलब है जब वार्म एयर मास जो है, वार्म एयर मास इज एडवांसिंग रैपिडली टुवर्ड्स कोल्ड एयर मास। बेसिकली होना यह है, इत्मीनान से समझो, होना यह है कि चाहे वार्म एयर मास तेज चले, चाहे कोल्ड एयर मास तेज चले, हमेशा वार्म एयर मास ने ही राइज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा राइज किसने करना है? वार्म एयर मास ने। बट इनकी राइजिंग का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। अब वो राइजिंग का तरीका अलग कैसे होगा, इसको ऐसे समझें, वार्म एयर मास एक साइकिल है, कोल्ड एयर मास एक ट्रक है। साइकिल ट्रक से टकराए या ट्रक साइकिल से, हमेशा नुकसान किसको होना है? साइकिल को ही होना है। अब मैं बोल रहा हूं पहली कंडीशन ऐसी है, उस कंडीशन में जो साइकिल है यानी कि जो वार्म एयर मास है वो कोल्ड एयर मास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, नुकसान कम किसमें होगा और ग्रेजुअल नुकसान किसमें होगा? अगर ट्रक ने आके साइकिल को बढ़ा दिया तो भाई वो तो उड़ गया। अब बात आती है साइकिल ट्रक से जब जाके टकरा रही है तब कंपैरेटिवली क्या होगा। इसको ऐसे समझें कि मान लो यहां पे वार्म एयर मास है, ये जो रीजन है इस रीजन में एक एयर मास पड़ा है, इसको बोलते हैं हम कोल्ड एयर मास, और यहां पे है एक एयर मास जिसको हम बोलते हैं वार्म एयर मास। ठीक है सर, वार्म एयर मास इज ट्रेवलिंग फास्टर टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास भी आ रहा है बट फास्ट कौन है? वार्म एयर मास। जब वार्म एयर मास फास्ट है तो अब टकराएगा किससे? कोल्ड एयर मास से। जब ये कोल्ड एयर मास से टकराएगा तो इवेंचुअली नुकसान किसको होना है? साइकिल को, यानी कि वार्म एयर मास को। तो अब ये वार्म एयर मास धीरे धीरे करके इस कोल्ड एयर मास के ऊपर स्लाइटली क्या करने लगेगा? राइज करने लगेगा। अब एक बात समझाओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जब ये वार्म एयर मास आ रहा था और यहां पे जब ये कोल्ड एयर मास था तो वार्म एयर मास बहुत ही ग्रेजुअली राइज कर गया? ये जो राइजिंग है वो बहुत ही ग्रेजुअल है, यस और नो? क्योंकि कोल्ड एयर मास अभी वहीं खड़ा है, वार्म एयर मास थोड़ा राइज कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं वार्म एयर मास इज ग्रेजुअली राइजिंग ओवर द कोल्ड एयर मास? यस और नो?
यस, अगर ये ग्रेजुअल राइज कर रहा है तो खुद समझें, एक बात दिमाग लगा के बताएं मुझे, वो ये है कि मान लो ये सरफेस था, ये बना एक फ्रंट, इस फ्रंट को मैं बोलूंगा वार्म फ्रंट, क्योंकि स्लोपिंग बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। और यहां पे वार्म एयर मास राइज कर रहा है कोल्ड एयर मास के ऊपर, वार्म एयर मास राइज कर रहा है कोल्ड एयर मास के ऊपर। ये है कोल्ड एयर मास, ये है वार्म एयर मास, ठीक है। चलिए जी, अब जब वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बादल बनने लगेंगे? जी हां सर, बादल बनने लगेंगे। जब वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वार्म एयर मास के अंदर जो मॉइस्चर होगा, क्या वो मॉइस्चर कंडेंस होने लगेगा? जी हां सर, उसका कंडेंसेशन होने लगेगा। जब उसका कंडेंसेशन होने लगेगा तो क्या बादल बनने लगेंगे? जी हां सर, बादल बनने लगेंगे। और बादल किस हिसाब से बनेंगे सर? देखो, पहली बात, फॉग नहीं है ये। फॉग क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बच्चे ये ना जो एयर पार्सल है बहुत बड़ा है, ये लोअर सरफेस पे नहीं है, ये बड़े लेवल पे है, 3 डायमेंशनल ह्यूज एयर पार्सल है। जब ये बादल बनेंगे तब उसमें सबसे पहले यहां पे जो बादल बने वो लो क्लाउड बने, सबसे पहले लो क्लाउड बने। और एक बात बताओ, बादल क्या वर्टिकल बनेंगे या हॉरिजॉन्टल वाले बनेंगे? क्यों वर्टिकल नहीं बनेंगे? जब स्लोप कम है तो कंपैरेटिवली बादल कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल होंगे। अगर स्लोप ऐसा होता, अगर सीधा ऊपर उठता तो बादल क्या बनते? वर्टिकल डेवलप होते। अब बादल कैसे डेवलप हो रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डेवलप हो रहे हैं। क्यों हॉरिजॉन्टल? बिकॉज दिस स्लोप इज वेरी ग्रेजुअल, स्लोप इज वेरी ग्रेजुअल, स्लोप इज वेरी ग्रेजुअल। तो बादल जो हैं वो क्या बनेंगे? हॉरिजॉन्टल बनेंगे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। ये लो क्लाउड्स हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये स्ट्रेटस होंगे? जी हां। और अगर इनसे बारिश हो गई, अगर इनसे बारिश हो गई तो क्या निम्बो स्ट्रेटस बोल सकता हूं इनको? जी हां सर, ये निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स होंगे। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो मैं कह सकता हूं ऑल्टो स्ट्रेटस बनेंगे, ऑल्टो स्ट्रेटस। जी हां सर। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो सीरोस्ट्रेटस बनेंगे। जी हां सर, सीरोस्ट्रेटस बनेंगे। और सबसे ऊपर जाऊंगा तो कौन से बन जाएंगे? सर सिरस क्लाउड बन जाएंगे। अरे है कि नहीं? ऐसे समझा जाता है। तो क्या अब एयर मास का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि एयर मास जब खुद तो बन गया भाई बावड़ा, अब जब आगे निकला ना, आगे जब बढ़ा, तब आगे बढ़ते बढ़ते कोल्ड एयर मास के साथ जब संपर्क में आया तब भाई ये करेगा वहां पे रेनफॉल, और रेनफॉल करेगा सबसे पहले यहां पे निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स में। कैन आई से दिस रेनफॉल, हाँ हाँ, इतना ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर मासेस है उनका एक्सटेंट बहुत बड़ा है। क्या मैं कह सकता हूं, कैन आई से वन थिंग हियर, दिस रेनफॉल विल बी वेरी लाइट, जेंटल बट लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल। यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ nimbostratus cloud. So this is something we call as the warm front. So अब warm front को कैसे बनाते हैं? जब हम एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, सबसे पहले हम एक सरफेस बनाएंगे। सरफेस बनाने के बाद यहां पे हम बनाएंगे एक स्लोपिंग बाउंड्री जिसको हम वार्म फ्रंट लिखेंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे? वार्म फ्रंट। ठीक है, अब वार्म फ्रंट लिख दिया। उसके बाद यहां पे कौन सा एयर मास है? वार्म, तो इसको मैंने वार्म एयर मास बनाया रेड कलर से। दिस इज वार्म एयर मास विच इज राइजिंग। और यहां पे कौन सा एयर मास है? यहां पे सर कोल्ड एयर मास है, राइट, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोल्ड एयर मास। दिस इज वार्म एयर मास। और क्या मैं कह सकता हूं? दिस इज द फिगर फॉर वार्म फ्रंट। यहां तक समझ में आ गया सबको? क्रिस्टल क्लियर। चलें, अब हम बात करते हैं कोल्ड फ्रंट की।
अब हम बात करते हैं कोल्ड फ्रंट की, डिफरेंस क्या है वो समझें। देखें, सबसे पहले ये सरफेस, इस सरफेस पे यहां पे है एक एयर मास जिसको मैंने बोला वार्म एयर मास, यहां पे है एक एयर मास जिसको मैंने बोला कोल्ड एयर मास। ठीक है, अब कोल्ड फ्रंट का मतलब है कौन आगे बढ़ रहा है, कोल्ड एयर मास इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द वार्म एयर मास। व्हेन कोल्ड एयर मास इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द वार्म एयर मास, इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, दिस वार्म एयर मास, जो ये वार्म एयर मास है, ऊपर किसने उठना है, वार्म एयर मास ने ही ऊपर उठना है। बट क्या अब ये ग्रेजुअली ऊपर उठेगा या कोल्ड एयर मास आएगा, कोल्ड एयर मास तो बदमाश है, ऊपर से आएगा, तेज डेंस भी ज्यादा, आते ही सीधा वार्म एयर मास को ऊपर की ओर वर्टिकली थ्रो कर देगा। यस और नो, दिस कोल्ड एयर मास विल कम लाइक दिस, क्योंकि नीचे की तरफ क्यों आता है कोल्ड एयर मास, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। अब इसको इमेजिन करो, कोल्ड एयर मास ऐसे आता जा रहा है, आएगा आएगा, वार्म एयर मास को ऊपर की ओर सडनली वर्टिकली थ्रो कर देगा। राइज नहीं बोल रहा हूं मैं, इट विल वर्टिकली थ्रो दिस वार्म एयर मास, राइट, धक्का देके एकदम वर्टिकली इसको ऊपर उठा देगा। व्हेन दिस वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होगा, सडन अपलिफ्टमेंट होगा, भाई मेरे एक बात बताओ, क्या यहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं बनेंगे? यस और नो, टेल मी फास्ट, क्या यहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं बनेंगे? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अरे यस, हो क्या रहा है, इसको ऐसे समझ लें, एक और तरीके से समझा देता हूं, डायग्राम बना के समझा देता हूं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है, यहां पे कौन है, दिस इज वार्म एयर मास, ठीक है, और आ कौन रहा है, अब अप्रोच कौन कर रहा है, कोल्ड एयर मास इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द वार्म एयर मास लाइक दिस। व्हेन इट विल अप्रोच लाइक दिस, it will uplift this entire warm air mass towards this direction। जब इसको डायरेक्टली ऐसे अपलिफ्ट कर देगा तो क्या यहां पे स्पाइरलिंग होके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का डेवलपमेंट नहीं होगा? क्या यहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं बनेंगे? जी हां सर, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। ये कौन से क्लाउड हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं। क्या जहां पे कोल्ड फ्रंट होगा वहां पे थंडर स्टॉर्म्स होंगे? जी हां सर, थंडर स्टॉर्म्स होंगे। वहां पे क्या होंगे? थंडर स्टॉर्म्स होंगे। क्या यहां पे हैवी रेनफॉल होगी? हैवी रेनफॉल होगी, हैवी रेनफॉल होगी। यस और नो? तो क्या मैं इसको यहां पे अब इस तरीके से बना सकता हूं, जो ये कोल्ड फ्रंट है, दिस विल बी शोन लाइक दिस, जहां पे वार्म एयर मास जो है, वार्म एयर मास है, इट इज राइजिंग इन दिस मैनर, वार्म एयर मास इज राइजिंग इन दिस मैनर, and here we have the presence of cold air mass, and this is the figure for cold front, this is the figure for cold front। yes, definitely yes, ये है cold front। अरे समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद हेलस्टॉर्म भी हो सकता है, हेलस्टॉर्म भी हो सकता है, कोई बात नहीं आया समझ तो दोबारा देख लेना भाई लेक्चर, इससे आसान ये समझाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब ये है, ऑक्लूडेड फ्रंट, इसका मतलब ये है व्हेन cold air mass
completely displaces the warm air mass from ground, it is the occluded front. देखो हो क्या रहा है, जब अरे ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आ जाएंगे यार भाई, जब ये सब पोलार रीजन में हो रहा है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आ जाएगा यार। टेम्परेट साइक्लोन्स आएंगे, हाँ टेम्परेट साइक्लोन आएंगे भाई। चलें, अब जो ये ऑक्लूडेड फ्रंट है, इस ऑक्लूडेड फ्रंट को अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से समझो। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब है द डेप्थ ऑफ फ्रंट। डेप्थ ऑफ फ्रंट का मतलब यह है कि जब कोल्ड एयर मास ने कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया वार्म एयर मास को, कंप्लीटली कर दिया डिस्प्लेस वार्म एयर मास को, तो क्या होगा, तब इस सिनेरियो में कोल्ड एयर मास विल बी लाइक हेयर और वार्म एयर मास वुड बी लाइक हेयर, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे इन्वर्जन की कंडीशन है। जी हां सर, दिस इज नथिंग बट द फ्रंटल इन्वर्जन। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब क्या है, ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब है दोस्तों, ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब है द डेप्थ ऑफ द फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट मींस द डेप्थ ऑफ द फ्रंट व्हेन cold air mass will completely displace the warm air mass. It will be like warm air mass will be completely occluded from the surface. Occlusion का मतलब होता है हटा देना। तो जब cold air mass ने completely warm air mass को surface से हटा दिया, तब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे cold front, इसको हम बोलेंगे occluded front, right। अब जब भी वार्म एयर मास होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा। कोल्ड एयर मास के अंदर कंपैरेटिवली मॉइस्चर कम होता है, इसीलिए यहां पे क्या होते हैं, ये फ्रंट्स में बादल बनने लगते हैं। दीज आर व्हाट वी कॉल एज द 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फ्रंट्स। तो फ्रंट्स डिस्कस हमने कर लिए हैं। आज की ये स्लाइड आपके साथ शो कर दी जाएगी। एक बार जाके घर पे एयर मास और फ्रंट्स पढ़ लेना। मैं अपना नंबर भी दे देता हूं तुम्हें। मेरे को कल शाम को 2 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में यू कैन गिव मी अ कॉल। मैं नंबर जाते हुए तुम्हें दे जाऊंगा। जो डाउट है वो मुझसे पूछ लेना, राइट। फिर उसके बाद अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी चीजें। परसों जब हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन की। अभी हम डिस्कस करेंगे यूरोप के मैप को, ठीक है। यूरोप के मैप को हम डिस्कस कर रहे हैं। चाहे 15 मिनट लगे चाहे 20 मिनट, आई विल लीव यू आफ्टर दैट। आई नो द कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये लास्ट क्लास होगी जहां पे आपको ये विंडो दिया जा रहा है। इसके बाद द क्लासेस विल बी लाइक ऑफ 2 hours एंड मोर देन 2 hours, राइट। अब यहां पे ध्यान से समझें, हमने फ्रंट्स पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूरोप। देखो, सबसे पहले हम यूरोप के मैप को जब जानते हैं तब हमने देखा ये एक ऐसा रीजन है। कोई बात नहीं, बहुत कॉल आएंगे तो भाई वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, टेलीग्राम पे दे दूंगा। कॉल नंबर देना इज अ बिग डील यार, ये बात तो सही है। अब ये जो फ्रंट्स हैं, ये फ्रंट्स साइक्लोन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, ऑक्लूडेड फ्रंट में फॉग बनेगा, ठीक है। इसको हम जब परसों मिलेंगे ना मंडे को, तब मैं जब टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो इवेंचुअली वो मैं डिस्कस करूंगा ही आपके साथ, ठीक है। डन। चलो, अब
आपको ये समझना है यूरोप के मैप में कि कौन कौन से रीजन हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस वी टॉक्ड अबाउट द सराउंडिंग सीज ऑफ द यूरोप। इन द सराउंडिंग सीज वी हैव डिस्कस्ड कि यहां पे सराउंडिंग सीज जब हम देखते हैं तो मुझे देखने को मिलता है सबसे ऊपर बेरेंट सी, बेरेंट सी के बाद हम देखते हैं नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी के बाद हमें नॉर्थ सी दिखता है, नॉर्थ सी के बाद हम देखेंगे यहां पे वी विल हैव द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के बाद बे ऑफ बिस्के। मैं एक ओवरऑल हैंड मेड मैप बना देता हूं, उस रूपरेखा को आप देख लो और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। जैसे कि लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट द यूरोप, देखें ये जो ध्यान से समझना, अब यहां पे थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेडिटेरेनियन सी। ये जो रीजन है इसको हम मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। देन हेयर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ, जो ये बीच का पार्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद we have the Caspian Sea, we have the Caspian Sea, then यहां पे हम देखते हैं ये वाला जो सी है, दिस इज राइट। अब ध्यान से समझें, ये वाला जो रीजन है जिसको मैंने बोला ब्रिटिश आइलैंड्स, ये ब्रिटिश आइल्स हैं। यहां पे बीच में वी हैव the presence of English Channel। ये जो रीजन है दिस इज इंग्लिश चैनल। हेयर वी हैव द बाल्टिक सी। यहां पे हमारे पास है नॉर्थ सी इस रीजन में। तो ये बनाओगे तो अपने आप सारी चीजें दिखने लगेंगी। दिस इज नॉर्थ सी। हेयर वी हैव नॉर्वेजियन सी और यहां पे है बेरेंट सी, यहां पे है बेरेंट सी, राइट। अब जब ये आप मैप देख लेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जब हम यहां पे बात करते हैं, दिस इज द रीजन जिसको हम एड्रियाटिक सी के नाम से जानते हैं। ये कौन सा रीजन है? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के बाद वी हैव एजियन सी। कौन सा सी? एजियन सी। एजियन सी से कनेक्ट होता है ब्लैक सी, ब्लैक सी से कनेक्ट होगा कैस्पियन सी, राइट। यहां पे है सेल्टिक सी, दिस इज द सेल्टिक सी। ठीक है, यहीं पे आसपास इसी रीजन में, इस रीजन में वी हैव बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा सबसे पहले आयनियन सी, फिर टायरेनियन सी, राइट, लिगुरियन सी, फिर गल्फ ऑफ लायन, गल्फ ऑफ लायन। तो अगर ये मैप बहुत अच्छे से बना लेंगे तो आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी। अब पहली चीज ये है, एग्जैक्टली दिस इज सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी, ब्लैक सी से आप आगे देखेंगे तो आपको
दिख जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम इस पूरे रीजन को जाने तो मैं जानता हूं ये वाला जो पोर्शन है, दिस एंटायर पोर्शन इज हैविंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो रीजन है दिस इज द रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पे जो क्लाइमेट मुझे दिखेगा दिस क्लाइमेट इज द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस रीजन में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमें दिखाई देता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की खासियत मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां पे विंटर्स में रेनफॉल होती है, विंटर्स में रेनफॉल होती है और उसके बाद समर्स जो हैं वो ड्राई होते हैं, समर्स जो हैं वो ड्राई होते हैं। अब मैं ये तो जान गया, ठीक है, ये तो मैं जान गया। उसके बाद क्या है उसको समझें। सबसे पहली चीज यहां पे जब आएंगे आप तो यहां देख रहे हैं सबसे पहले आपको एजियन सी, एजियन सी से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी, ब्लैक सी से आप सी ऑफ एजॉव तक पहुंच गए। अब मैं बात करना चाहता हूं इस रीजन के बीच वाले पोर्शन की, यानी कि यहां पे इन रीजन्स में जो ये वाला रीजन है, स्पेसिफिकली ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को अगर मैं यूरोप को ध्यान से देखूं तो आज से 30,000 साल पहले, आज से 30,000 साल पहले देयर वाज द एज वी कॉल एज द प्लेस्टोसीन आइस एज। इसको हम बोलते हैं 30,000 साल पहले, 18,000 से 30,000 साल पहले जो एज थी, इस एज में हम देखेंगे तो इसको बोला जाता है आइस एज। आइस एज का मतलब यह है कि यूरोप का ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन बर्फ से ढका हुआ था। अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन बर्फ से ढका हुआ था तो मैं एक बात जान सकता हूं कि जब ये बर्फ पिघली होगी, जब ये ग्लेशियर मेल्ट किए होंगे तो इनकी मेल्टिंग के कारण जो सरफेस हैं उन सरफेस पे स्क्रैचेस आए होंगे। जी हां सर, उन सरफेस पे स्क्रैचेस आए होंगे। जब इन सरफेस पे स्क्रैच आए होंगे तो क्या गड्ढे बने होंगे? जी हां सर, गड्ढे बने होंगे। क्या उन गड्ढों में पानी भर सकता है? जी हां, पानी भर सकता है। इसी वजह से वहां पे बहुत सारी लेक्स दिखाई देंगी। फिनलैंड अगर हम देखें, फिनलैंड का जो मेजर रीजन है वहां पे 1000 से भी ज्यादा लेक्स हैं। इसीलिए फिनलैंड को द कंट्री विद 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिनलैंड को कंट्री विद 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। अब ये तो मैंने बोल दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस पूरे रीजन की, तो क्या इन्हीं लेक्स के, इन्हीं स्क्रैचेस के कारण यूरोप में बहुत छोटी छोटी नदियां भी होंगी? जी हां सर, यहां पे बहुत सारी नदियां भी होंगी। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पे बहुत छोटी छोटी नदियां हैं तो वो इस रीजन को बहुत ग्रीनरी, यहां पे ग्रीनिश रीजन बनाएंगी? जी हां, यहां पे ग्रीनरी, पूरा का पूरा यहां पे ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। अब अगर ग्रीनरी यहां पे दिखाई देगी तो इस पूरे रीजन को इस तरीके से मार्क किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं ये वाला पूरा रीजन अगर मैं देखता हूं, ये वाला पूरा रीजन, इफ आई विल सी दिस रीजन, दिस एंटायर रीजन इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ग्रीनरी। यहां पे ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। और ये क्यों है? क्योंकि यहां पे नदियां भी हैं, यहां पे बारिश भी है और अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन आपको दिखाई यहां पे देता है। बट इस पूरी ग्रीनरी के बीच में यहां पे कुछ माउंटेन्स भी हैं। अगर माउंटेन्स जो हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले माउंटेन्स जो मुझे यहां पे दिखाई देते हैं, दैट इज इन दिस रीजन वी विल सी द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माउंटेन्स। और वो माउंटेन्स कहां पे हैं? इन्हीं माउंटेन्स को हम अल्पाइन माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। और ये अल्पाइन माउंटेन रेंजेस जो हैं ये हैं आल्प्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आल्प्स माउंटेन्स। ये आल्प्स माउंटेन्स वो हैं जो कि स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस और इन जगहों पे आपको दिख जाएंगे। और यहां पे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज माउंट ब्लैंक, BLANC। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स। अल्पाइन सिस्टम का मतलब यह होता है कि जब ये आल्प्स बने थे तभी सारे के सारे कुछ रेंजेस इनके आसपास बनी हुई रेंजेस हैं। जैसे मैं आपको यहां पे बात बताऊं, दिस रीजन इज ऑल्सो हैविंग द प्रेजेंस ऑफ वन रेंज। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको एक रेंज दिखाई देगी। इन दिस रीजन
स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये जो रेंज है इसको बोला जाता है पायरेनीज। इसको क्या बोलते हैं? पायरेनीज। ठीक है, फिर हम यही बात करें, अगर ऐसी ही कोई रेंज क्या इटली में भी है? ये अगर इटली है तो इटली में भी एक रेंज हमें दिखाई देगी। ये रेंज का नाम क्या है? दिस रेंज ऑफ इटली इज टर्म्ड एज एपेनाइन्स। इनको क्या बोलते हैं? एपेनाइन्स। ठीक है सर, ये एपेनाइन्स हो गई। क्या यहां पे कुछ माउंटेन्स हैं? जी हां सर, यहां पे भी कुछ माउंटेन्स नजर आते हैं मुझे। इन्हीं माउंटेन्स को हमने उस दिन पढ़ा, क्योंकि ये ग्रीस का रीजन है, ये पूरा का पूरा पेनिनसुला कौन सा है? बाल्कन पेनिनसुला है। तो क्या यहां पे मैं बाल्कन माउंटेन्स देख सकता हूं? जी हां सर, ये बाल्कन माउंटेन्स हैं, दे आर दी बाल्कन्स। इनको क्या बोलते हैं? बाल्कन्स। ये पेनाइन्स, एपेनाइन्स हो गए, आल्प्स हो गए, बाल्कन्स हो गए, पायरेनीज हो गए। क्या ऐसे ही कुछ माउंटेन्स ब्रिटेन में भी हैं? जी हां सर, यहां पे भी हमें कुछ दिखेंगे। इनको बोला जाता है पेनाइन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पेनाइन माउंटेन्स। ठीक है, पेनाइन्स, एपेनाइन्स, बाल्कन्स, आल्प्स, एड्रियाटिक, ये सारा चीज हमें दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पे। अगर आपको ये मैप बनाना आ गया, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि चीजें देखने को मिलेंगी। ये वाला जो रीजन है, चलो अब किसी ने बोला कि सर ये भी बता दो, दिस रीजन इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, वी कॉल देम एज, ये जो रीजन है यहां पे जो माउंटेन्स हैं इनको बोलते हैं दिनारिक आल्प्स। ये कौन से हैं? दिनारिक आल्प्स। ये दिनारिक आल्प्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इस रीजन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो पता लग जाएगा सारी चीजों के बारे में। एपेनाइन्स, जी हां सर, एपेनाइन्स आपने यही बनाया, एपेनाइन्स। एपेनाइन्स के यहां पे पायरेनीज, दीज आर दी आल्प्स। यहां पे बाल्कन्स, ये है यहां पे कौन से माउंटेन्स? ये माउंटेन्स हैं दिनारिक आल्प्स। उसके बाद यहां पे ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद है कॉकसस आइलैंड्स। ये जो रीजन है यहां पे मैं बता देता हूं दोबारा बना के, दिस इज द ब्लैक सी, हेयर वी विल हैव द माउंटेन्स, हेयर वी विल हैव द माउंटेन्स, दिस इज द माउंटेनियस रेंज, जो कि ध्यान से देखोगे, यहां पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इटली, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ब्लैक सी के ये माउंटेन्स, यूरोप, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच के ये माउंटेन्स हैं, ये पूरे के पूरे इस रीजन को एशिया से अलग कर रहे हैं। राइट, एशिया से अलग कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूं ऐसे माउंटेन्स हैं, ये ऐसे माउंटेन्स हैं। ध्यान से अगर मैं देखूं इस रीजन को, तो ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स इस रीजन में कैस्पियन सी को ब्लैक सी से अलग कर रहे हैं। और इन्हीं में ये कहां पे हैं? ये कहां पे हैं? ये भी इनको बोला जाता है कॉकसस माउंटेन, कॉकसस माउंटेन्स। और इनके ऊपर एक पीक है जिसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस जो है हाईएस्ट पीक है पूरे के पूरे यूरोप की, पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, अब एक मेजर माउंटेन यहां पे रह गया जो हमें समझना है, दैट इज दिस वन। दिस इज द माउंटेन जिसको हम जोलेन माउंटेन के नाम से जानते हैं। जोलेन माउंटेन्स, जोलेन माउंटेन्स का मतलब ऐसे माउंटेन्स जो कि स्कैंडिनेवियन नेशंस में बने हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, इन देशों में बनने वाले जो माउंटेन्स हैं उनको जोलेन माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी हम ग्लेशियर्स की बात करेंगे, जब भी हम ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो ग्लेशियर्स क्या होता है? ग्लेशियर्स जो होते हैं वो होते हैं किसी भी एक माउंटेन के ऊपर, अगर मैं बात करूं ये पूरा का पूरा रीजन ढका हुआ है किससे? आइस से। अगर ये पूरा का पूरा रीजन आइस से ढका हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये पूरा रीजन आइस से ढका हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा का पूरा रीजन ग्लेशियर है? अब जब ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जब ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और जब ये ग्लेशियर चलते हैं, सबसे पहले तो ये ग्लेशियर क्या करेंगे? नीचे की ओर चलेंगे। ग्लेशियर्स जब चलते हैं ना तो माउंटेन के बीच में गहरी खाइयां बनाते हुए चलते हैं।
अब जब ये ग्लेशियर माउंटेन्स के बीच में गहरी खाइयां बनाएंगे तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कुछ यू शेप वैलीज नजर आती हैं। यू शेप वैलीज बनाते हैं। अब यू शेप वैलीज क्यों बनती हैं? क्योंकि जब ग्लेशियर चलता है तो ये इरोजन करता है। अब ये लैंडफॉर्म्स जब पढ़ाऊंगा ना आखिरी क्लास में तब समझ में आ जाएगा। ये इरोजन करता है। जब इससे इरोजन होता है तो क्या बनते हैं? यू शेप वैलीज बनती हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये ऐसा रीजन है जहां पे आपको क्या दिखाई देंगी? दिस इज व्हाट अ वैली। ये एक वैली है। इस वैली को बोलते हैं यू शेप वैली। इसको क्या बोलते हैं? यू शेप वैली। और इस यू शेप वैली में हुआ ये, मैंने बोला था ना कि एक आइस एज थी। अब जो आइस एज थी, तब आइस एज के दौरान क्या हुआ? सारे के सारे ग्लेशियर बन गए। उन ग्लेशियर के बनने के कारण यहां पे क्या डेवलप हो गया? यू शेप वैलीज बन गई। यू शेप वैली जब बन गई ना, तब उसके अंदर जब आइस एज खत्म हुई तो सी लेवल क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। क्योंकि पहले जो बर्फ बनी हुई थी, अब वो जब पानी में पिघली तो उसका लेवल क्या हो गया? राइज हो गया। व्हेन सी लेवल रोज, तो उसका पानी क्या इन वैलीज में चला जाएगा? जी हां, उनका पानी कहां चला जाएगा? इन वैलीज में चला जाएगा। तो ओशियन का पानी जब इन वैलीज में चला गया, तो इन्हीं को बोला जाता है फ्योर्ड्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स यानी कि ऐसे रीजन जहां पे ग्लेशियर की वजह से यू शेप वैली बनी, और यू शेप वैली बनने के कारण इनके अंदर ओशनिक वाटर चला गया। जब इनके अंदर ओशनिक वाटर चला गया तो ये फ्योर्ड्स बन गए। अब खुद इमेजिन करें, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खूबसूरत तस्वीर लाया हूं मैं। यहां पे ये देखो, ये दिखेगी, क्या खूबसूरत जगह है जहां पे ना 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 ये राइन रिवर वैली नहीं है दोस्त, ना ना ना, दिस इज नॉट द राइन रिवर वैली। वो तो फॉल्टिंग के कारण हुई थी, वो तो जब हमने नॉर्मल फॉल्ट पढ़ा था उसके कारण हुई थी। ये वैली कब बनी है? ये यू शेप वैली है, जिसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इस तरीके से हुआ है, जहां पे आपको साइड में क्लिफ दिखाई देंगी और बीच में बहता हुआ पानी। साइड में तो आपको क्लिफ दिखाई दे रही हैं और बीच में बहता हुआ पानी। सो ये हैं फ्योर्ड्स। और ये पानी क्या है? ये पानी ओशियन का पानी है। और ये इतना ब्यूटीफुल है कि यूपीएससी भी खुद को रोक नहीं पाया सवाल पूछने से कि फ्योर्ड्स सबसे ब्यूटीफुल क्यों होते हैं। Right, yes, I have been to these places. That's what I told you even in the past as well. Right, I have seen these fjords. And इस जगह पे खूबसूरती ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पे पानी जो है एकदम ब्लूइश वाटर है, और पोल पे होने के कारण लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एकदम इतना ब्लूइश पानी होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, शांति पूरी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत कम है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, नेचुरल रीजन है। इस वजह से यहां की सीनिक ब्यूटी देखते ही बनती है। इसी को हम देखते हैं नॉर्वे में। दैट इज समथिंग वी कॉल एज द फ्योर्ड्स। राइट, चलो अब हमने देखो, मैं अब इतना इत्मीनान से आज यूरोप खत्म करके रहेंगे क्योंकि बहुत टाइम से ये लटक रहा था। तो ये नॉर्वे में है। उसके बाद अगर हम इंडिया में नहीं बनेगा ना बेटा, अगर इंडिया में बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आइस एज में इंडिया में कंप्लीटली आइस एज नहीं थी ना। तो अब देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे इसके बाद अगर हम बोले यहां पे वापस आते हैं इन रीजन्स में। हमने सारे माउंटेन्स देख लिए, हमने यहां पे सारे ओशियंस, सीज भी देख लिए, और उस न्यूजीलैंड में भी है। उसके अलावा ये साउथ अमेरिका में भी दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा ये साउथ अमेरिका में भी दिख जाएंगे जहां पे टेम्परेट लैंड है, मतलब जो पोल के पास रीजन है ना बेटा, वहां पे दिखते हैं। अब ये सारी जगहें हमें देखने को मिल गई। एक बात और देखो कि ये तो माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स में यहां से कुछ रिवर्स भी निकल रही होंगी। क्या कुछ रिवर्स निकल रही होंगी? जी हां सर, कुछ रिवर्स निकल रही होंगी। और मेजॉरिटी ऑफ दीज रिवर्स ऐसी हैं जो कि कहां जाके ड्रेन करती हैं? ब्लैक सी में। जो कि कहां जाके ड्रेन करती हैं? ब्लैक सी में ड्रेन करती हैं।
जो कि ब्लैक सी में क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। अब इन रिवर्स को देखेंगे तो कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो कि जैसे फ्रांस में आप देखेंगे, जैसे आप लंदन में देखेंगे, जैसे आप यहां पे जर्मनी में, फ्रांस में, जर्मनी में, फिर उसके अलावा आप इटली में कुछ रिवर्स देखेंगे। इन रिवर्स के नाम याद होना बड़ा जरूरी है। अभी मैं बता देता हूं, जैसे ये जो रिवर मैंने बनाई है, ब्लैक सी को अगर आप इत्मीनान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ब्लैक सी के अंदर बहुत सारी रिवर्स ड्रेन होती हैं। ब्लैक सी के अंदर बहुत सारी रिवर्स ड्रेन होती हैं जो आपके सामने यहां पे हैं। सबसे पहले ये जो रिवर है, दिस इज द रिवर विच आई कॉल एज द रिवर डैन्यूब। कौन सी रिवर है? डैन्यूब। फिर है नाइपर, यहां पे आपको दिख गई एक रिवर नाइपर। उससे पहले एक और रिवर दिखेगी, दैट इज नेस्टर। ये यहां पे आपको नहीं दिखाई देगा, हां ये रही, दिस इज डैन्यूब रिवर। ये है कौन सी रिवर? डैन्यूब रिवर। जाके ड्रेन कहां करेगी? ब्लैक सी में। ड्रेन कहां करेगी? ब्लैक सी में। देन यू विल सी दिस एंटायर रीजन, जहां पे मैंने तुम्हें माउंटेन्स भी बता दिए। जी हां, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स बता दिए। चलो जी, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन हो गया, स्कैंडिनेवियन जोलेन माउंटेन्स, हाईलैंड। बहुत बढ़िया, सारा ऑलमोस्ट हो गया, बस रिवर रह गई है। इस रिवर को अभी बता देता हूं। हाँ, ये जो रीजन है ये भी पहले लिख ही देता हूं ताकि तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज यूरोपियन प्लेन्स, ठीक है, यूरोपियन प्लेन्स। अब नाइपर पता लग गया, हमें यह भी पता लग गया कि ठीक है डॉन रिवर भी है यहां पे। और ये जो डॉन रिवर है जो आपको यहां पे अगली स्लाइड में दिख जाएगी, दिस रिवर डॉन इज ड्रेनिंग नॉट डायरेक्टली टू द ब्लैक सी, बट ये है सी ऑफ एजोव, इसमें ड्रेन करती है, इसमें ड्रेन कर रही है डॉन रिवर। वोल्गा जा रही है कहां पे? वोल्गा ड्रेन होती है यहां पे कैस्पियन सी में। वोल्गा ड्रेन हो रही है कैस्पियन सी में। चलो जी, ये भी समझ में आ गया। एंड देन अब देखो, ये है राइन रिवर। ये वो राइन रिवर है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, राइन रिफ्ट वैली। ये राइन रिफ्ट वैली जो है ये बनी है नॉर्मल रिफ्टिंग से, जिसमें एक बीच का ब्लॉक नीचे चला गया, दो हमें ब्लॉक माउंटेन्स नजर आते हैं। राइन कहां पे है? जर्मनी में। सीन, इसके किनारे पे क्या है? पेरिस। फिर आता है लॉयर, राइट। फिर आती है रोन, डोन रिवर है ये, डोन, ठीक है। देन यहां पे हम देखेंगे एक रिवर जिसके किनारे पे लंदन है, दैट इज लंदन इज ऑन द रिवर थेम्स। कौन सी रिवर पे है? थेम्स रिवर पे। चलो, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी हो गया। सो दीज आर द रिवर्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। यहां पे जो ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स यूरल माउंटेन्स हैं, और इन्हीं माउंटेन्स को ही तो मैंने यहां पे बनाया है मेरे बेटे। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना यहां पे, दिस इज द, ये जो लाइन बनाई है, दीज आर नथिंग बट द यूरल माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि ये रशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया पूरा का पूरा यूरोपियन पार्ट, जहां पे सारे ओशियंस, सारे सीज, सारे देश, इन सबको हमने देख लिया। कुछ चीजें और बता देता हूं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहां पे देखोगे, अगर ये बाल्टिक सी है तो यहां पे एक नेशन नजर आएगा, 3 नेशन नजर आएंगे। इन तीनों नेशंस को क्या बोलते हैं? बाल्टिक नेशंस। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। यहां पे 3 नेशंस हैं इस रीजन में, 3 देश हैं जिनको बोला जाता है, ध्यान से देखोगे तो नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि लो लाइंग कंट्रीज कहलाते हैं, लो लैंड कंट्रीज कहलाते हैं यूरोप की, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा नीचे है, राइट। लो लैंड कंट्रीज, नीदरलैंड एंड बेल्जियम, ये याद रखेंगे। रशिया जो है और टर्की जो है, 2 ऐसे देश हैं जो कि एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं।
जो कि एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं। रशिया का वो भाग जो यूरल माउंटेन से ईस्ट में है, ये पूरा का पूरा क्या है, रशिया एशिया में है। ये वाला भाग जो है वो कहां पे है, ये वाला भाग है हमारे यूरोप में। देन स्कैंडिनेवियन, अभी कई बच्चों को ये डाउट होता है सर ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, यही नहीं समझ में आता। अब अगर ब्रिटेन यूके नहीं समझ में आता तो कैसे चीजों को समझेंगे? तो पहली चीज जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं, सबसे पहले अगर मैं इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड ये बोलूंगा तो इनको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इनको क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है सर, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड डाल दूंगा। नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड नहीं नॉर्दर्न आयरलैंड, दो टेरिटरी दिख रही होंगी, ये नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको डाल देंगे तो इसे बोला जाएगा यूके। इसको बोला जाएगा यूके और इसके बाद इस पूरे के पूरे आइलैंड्स को बोला जाएगा ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, तो इनको बोला जाएगा ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट दिस बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब कैस्पियन सी किधर है? कैस्पियन सी जो है ना बेटा, वो वेस्टर्न एशिया में पड़ेगा। कैस्पियन सी के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं ना, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ साथ कजाकिस्तान, अजरबैजान, राइट, रशिया और ईरान, ये सारे एशिया के देश है ना बेटे। तो वो कैस्पियन सी कहां पे है? एशियन, वेस्टर्न एशियन पार्ट में हम देखेंगे, राइट। अब इसके अलावा और क्या रह गया यूरोप में, हम देखें तो ये प्लेन्स हो गए, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जिसको जोलन माउंटेन्स कहते हैं, आल्प्स और एपिनाइन्स, बाल्कन्स, ब्लैक सी, कॉकसेस, रिवर्स, डन्यूब, निस्टर, निपर, डोन, वोल्गा, एल्बे, राइन, लॉयर, सीन, सारी रिवर्स भी हमने देख ली। यहां पे डेजर्ट है नहीं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरोप मैप। अब अगला मैप जो हम करेंगे दैट वुड बी ऑफ एशिया। वो किसका होगा? एशिया का मैप होगा, और उसके मैप को बहुत ही इत्मीनान से हम समझने की कोशिश करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये कि एयर मास और फ्रंट को एक बार दोबारा पढ़ लेना। और मुझे अब थोड़ा सा आई एम फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद यू पीपल टुडे। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि ये चीज आपको समझ में आई है, बट दो आई नो दी एस्पेक्ट्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट जब हम इतना दूरी तक आ गए हैं तो एक दो क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझने में अभी हमारा क्या ही जाता है, राइट। तो इस मैप को बार बार बनाएंगे तो अपने आप बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। जब मैं मैप बनाता हूं तो उसको स्पीड स्लो करके आप देख लें। आप प्लीज रिवाइज करिएगा, डाउट आएंगे तो सबसे पहले मंडे की क्लास में सारे डाउट एक साथ लिख देना। मैं उन डाउट को सुनूंगा, देखूंगा, फिर उसके बाद मैं सारे के सारे डाउट को एड्रेस करके टेम्परेट साइक्लोन की ओर बढ़ूंगा। मंडे एंड ट्यूसडे क्लाइमेटोलॉजी विल बी डन, देन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ओशियनोग्राफी डन। इसका मतलब अगला वीक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट वीक है, ठीक है। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, डन, राइट। तो एक बार आप पढ़ेंगे इस पूरे प्रेजेंटेशन को, यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay guys, thank you so much. We'll see you tomorrow on Monday.